नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपको इस तरह की अच्छी जानकारी अच्छे टॉपिक के साथ मैं लेके आता हूँ। ठीक है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो पिछली वीडियो मैंने बात करी थी, उसमें मैंने आपको बताई थी कि जो तटस्थता वक्र होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, यानी उसके गुण की बात करी थी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, यानी तटस्थता वक्र है, उसकी एक विशेष प्रकार का आकार भी बन सकता है। वो किस किस संदर्भ में, यानी किन वस्तुओं के संदर्भ में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं पहली बात करूँगा वो बात करूँगा कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको बोलते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जिसको एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतया यूज कर सकते हैं। एक दूसरे के स्थान पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक वस्तु अगर नहीं है तो दूसरा वस्तु उसके स्थान पर पूरी तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम ऐसे कहें कि अगर हम चाय और कॉफ़ी की बात करें, सपोज डैट चाय और कॉफ़ी चूंकि अलग अलग है, ठीक है, उसका टेस्ट भी अलग है, तो सारी चीज़ें अलग है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि चाय और कॉफ़ी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है, ये इमेजिन कर लेते हैं कि वो क्या है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक दूसरे का स्थान पे पूरी तरह से यूज कर सकते हैं उसको। तो अगर वो ऐसा है तो उस संदर्भ में, ठीक है, वैसे चाय और कॉफ़ी अलग अलग है, तो वो केवल स्थानापन्न वस्तुओं की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है उसकी बात की जा रही है, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका आकार किस तरीके से होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। आपका कुछ इस तरीके से ही बनेगा। ठीक है, ये बनता कैसे है वो समझिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका ओ वाई एक्सिस है, ओ वाई अक्ष है, यहाँ पे ओ एक्स अक्ष है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो आपका ये आप देख रहे हैं ऐसे सीधे लाइन आई हुई है, जिसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व यानी आईसी कर्व। ये बनता कैसे है, ध्यान से समझिए। हम ये मान ले रहे हैं कि हमारा जो वस्तु है वो पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, उस केस में जैसे जैसे आप एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, वाई वस्तु भी उसी रेशियो में घटता चला आएगा। मतलब कि अगर आपने, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स वस्तु को बढ़ाया, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने का मतलब है आप जो है यहाँ पर थे, यानी वाई वस्तु की आप इतनी मात्रा ले रहे थे। ठीक है, और जैसे ही आपने एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया, ठीक है, उस कंडीशन में आप पहले यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पे चले आए। आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा डिफरेंस इधर हो रहा है उतना ज़्यादा डिफरेंस इधर हो रहा है, यानी अंतर दोनों का समान है। कहने का मतलब है कि एक वस्तु को आप बढ़ाएंगे जितनी मात्रा में, उतनी ही मात्रा में दूसरी वस्तु घटाएंगे। अगर एक वस्तु की जितनी मात्रा बढ़ा रहे हैं दूसरी वस्तु की उतनी ही मात्रा घटा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका ये सीधी रेखा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं कि आपका जो दूसरा वस्तु है वो है पूर्ण पूरक वस्तु, जिसको बोलते हैं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उस केस में आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है का आकार किस तरीके से बनता है, यहाँ पे देखिए। इस डायग्राम को आप समझिएगा बहुत ध्यान से। ये आपका हमेशा की तरह ओ वाई अक्ष है, ये आपका ओ एक्स अक्ष है। इस पर आपकी एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, यहाँ पे वाई वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। अब ध्यान से समझिए कि अगर आप एक वस्तु की इकाई बढ़ाते जाते हैं तो दूसरी वस्तु की आपकी जो यूनिट है, इकाई है, वो भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वो निश्चित है। ठीक है, वो निश्चित उसको लेना ही लेना है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स वस्तु आपने यहाँ तक लिया, उसके बाद आपने वाई वस्तु की मांग इतना करी, फिर यहाँ से यहाँ पर पहुँच गए आप। ठीक है, मतलब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पहले यहाँ थे, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए। जब यहाँ थे तो वाई वस्तु की इतनी मात्रा ले रहे थे, जब यहाँ से यहाँ पे यानी एक्स वस्तु की मात्रा को बढ़ाया तो आप कहाँ पहुँच गए, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए। मतलब कि आप जैसे जैसे एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वाई वस्तु की मात्रा भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वाई वस्तु की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इसका शेप, अगर हम इसको डॉटेड लाइन को ऊपर मिला दें और इस डॉटेड लाइन को ऊपर मिला दें और इसको इस तरह क्रेस कर दें और इसको इस तरीके से कर दें, तो यहाँ पे ये IC1 है, ये IC2 है, यानी इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कि आप यानी इंडिफरेंस कर्व 1 पर, इंडिफरेंस कर्व 2 पर, किसी पर भी आप आएंगे तो दोनों वस्तुओं से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो समान होगी। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कीमत रेखा, जिसको हम बोलते हैं बजट रेखा। प्राइस लाइन बोलेंगे या बजट लाइन बोलेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। ठीक है,
बजट लाइन के बारे में कि बजट लाइन क्या होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बजट लाइन है, बजट लाइन को प्रोफेसर सैमुअल्सन सर ने उपभोग संभावना रेखा कहा है। ठीक है, इस ट्रेगलर सर उसको बोलते हैं बजट रेखा। ठीक है, यानी बजट लाइन, इस किसको, प्राइस लाइन को। ठीक है, इसके हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं कि ये कीमत रेखा बजट रेखा क्या होती है। ठीक है, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो उसको पता है कि हमारी बजट इतनी है, इस महीने में हम केवल इतना ही खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा हमारे खर्च करने की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा हमारे खर्च करने की क्षमता नहीं है। अगर हम महीने में 1000 रुपये कमा रहे हैं तो हमारी बजट भी महीने में 1000 रुपये की ही बनती है। हम अगर 1000 रुपये कमा रहे हैं तो हम 1000 रुपये में ही सभी सामानों को एडजस्ट करेंगे कि किसी सामान, कोई सामान ज़्यादा महंगा है तो हम उसको कम करेंगे, उसको कम खरीदेंगे, कोई सामान सस्ता है हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़रूरतों को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जो ज़रूरत हमें पहले लगेगी या जिसकी प्राइस कम होगी हम उसको पहले खरीदेंगे, और जो हमें लगेगा कि इसका प्राइस ज़्यादा है तो हम उसको बाद में खरीदेंगे। इस प्रकार से हम अपनी दैनिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अपने बजट के अनुसार एडजस्ट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि बात हो रही है बजट लाइन या कीमत रेखा की बात हो रही है। ठीक है, ये इसको पहली बात कहते किसे हैं, कीमत रेखा किसे कहते हैं। कीमत रेखा ऐसी रेखा होती है जिस पर कोई भी दो वस्तुओं का संयोग, कोई भी उपभोक्ता अपनी उपलब्ध मौद्रिक आय से पूरा खर्च करके उस संयोग को खरीदता है। ठीक है, ये होता है आपका बजट लाइन या कीमत रेखा। ठीक है, मतलब कि कीमत रेखा क्या होगा, उस पर आपकी दो वस्तुएं होंगी और दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन होगा, और उस कॉम्बिनेशन को कोई भी उपभोक्ता अपनी पास जितना भी उसके पास इनकम है, उस इनकम से उन दो किसी भी कॉम्बिनेशन को वो क्या करेगा, चुनाव करेगा, किसी भी कॉम्बिनेशन को वो चूज करेगा, खरीदेगा। ठीक है, ये होती है कीमत रेखा या बजट लाइन। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के पास फिलहाल के लिए 10 रुपये है। ठीक है, फिलहाल के लिए उसके पास 10 रुपये है और वो मार्केट जाता है। जब वो मार्केट पहुंचा तो मार्केट में पहुंचने के बाद वो पूरा मार्केट घूम लिया। ठीक है, जैसे हम लोग घूमते हैं। ठीक है, अभी ठंडी का मौसम है और थोड़ा सा धूप निकल जाए, देखिए सब लोग मार्केट में कैसे पहुंचते हैं। पूरा मार्केट घूम लिया। जब वो पूरा मार्केट घूम लिया तो उसको पता चला कि मार्केट में दो वस्तु है। फिलहाल के लिए मान्यता हमारी होती है कि दो ही वस्तु हैं पूरे मार्केट में। तो वो दो वस्तु है मार्केट में है, वो आपका एक वस्तु सेब है और दूसरा संतरा है। मार्केट में जो सेब की प्राइस है वो है 40 पैसे, सेब की प्राइस 40 पैसा पर सेब है, यानी एक सेब अगर आप लेंगे तो 40 पैसा आपको पे करना होगा। वहीं पर संतरा की बात करें तो जो संतरे की कीमत है, संतरे का मूल्य है, वो संतरे का मूल्य 10 पैसा है, यानी आप 10 पैसे में एक संतरा खरीद पाएंगे और 40 पैसा दे करके आप एक सेब खरीद पाएंगे। कंज्यूमर के पास, उपभोक्ता के पास 10 रुपये है, वो 10 रुपये दे करके वो सेब और संतरे को खरीदेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए उसको केवल सेब ही खरीदना है 10 रुपये में, वो संतरे की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं ठीक है हमारे पास 10 रुपये है तो हम 10 रुपये को, अपने पूरे रुपये को, वो 10 रुपये को अपने सेब पर खर्च कर देगा। अच्छा, वो अगर 10 रुपये को अपने सेब पर खर्च कर देगा तो उसको कितना सेब मिलेगा, वो 25 सेब खरीदेगा। 25 चौका 100, मतलब कि 1000 पैसे का मतलब 10 रुपये। अगर वो 25 सेब को खरीदता है, यानी अगर वो सेब खरीदेगा तो 10 रुपये से मैक्सिमम 25 सेब खरीद सकता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि वो संतरे को कितना खरीद सकता है, अगर वो 10 पैसा पर संतरा है, यानी एक संतरा आप खरीदेंगे तो 10 पैसा आपको देना होगा, तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, 100 संतरे को खरीदेगा। 100 संतरा खरीदने पर उसका जो 10 रुपये है, जो उसके पास इनकम है, वो पूरा खर्च हो जाएगा। यानी आप 100 संतरे और 25 सेब के बीच में कोई भी कम्बिनेशन को उपभोक्ता सिलेक्ट करता है, चुनाव करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, हम उसको एक शेड्यूल के माध्यम से देखते हैं कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, वो अपने 10 रुपये को किस प्रकार से, यानी कितनी मात्रा सेब की लेगा, कितनी मात्रा संतरा की लेगा, इसको एडजस्ट करता है 10 रुपये में। ठीक है, आइए हम तालिका पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तालिका बना हुआ है, इस तालिका में आपके पास 4 सेक्शन दिए गए हैं। पहले सेक्शन में आपको सेब की मात्रा दी गई है, नंबर ऑफ एप्पल दिया गया है, और यहाँ पर संतरा दिया गया है इस सेक्शन में। और इसमें यानी आपने जो सेब और संतरा लिया है, अगर एक सेब लिया है या 2 सेब लिया, जो भी सेब लिया है उसकी कितनी प्राइस हो है यहाँ पे लिखा गया है, और संतरे की कितनी प्राइस है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है,
ऐसे पूरा नीचे तक लिखा गया है। और यहाँ पे कुल व्यय यानी कि जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसके पास टोटल इनकम कितनी है, 10 रुपये है, तो पूरा व्यय कितना कर सकता है, 10 रुपये कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने की ही बजट है, उससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता है। ध्यान से देखिए, ये पूरा 10 रुपये ही खर्च करेगा वो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे संतरा और सेब है, अब वो देखेगा कि हम कम्बिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हम कितनी सेब लें तो हमें कितना संतरा लेना पड़ेगा, हम कितना संतरा लें तो हमें कितना सेब लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा 10 रुपये में हो जाए, ठीक है, हमारा पूरा 10 रुपये खर्च हो जाए। आइए इस पे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 25 सेब अगर लेता है, ठीक है, अगर वो 25 सेब लेता है तो उसका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा 10 रुपये, तो संतरे की कोई भी यूनिट नहीं ले पाएगा, एक भी संतरा वो खरीद नहीं पाएगा, अगर क्योंकि 25 सेब लेने पर उसका पूरा 10 रुपये खत्म हो जा रहा है भाई, अब वो नहीं खरीद सकता संतरा, ठीक है। इसका मतलब है कि सेब को खरीदा तो 10 रुपये दे दिया, और यहाँ पर जो 0 संतरा खरीदा तो 0 रुपये दिया, यानी कोई रुपये नहीं दिया। उसके बाद मान लीजिए सेब को 15 खरीदता है, यानी 15 वो सेब खरीदता है मार्केट में, अगर वो 15 सेब खरीदता है तो उसके पास कुछ पैसे तो बच जाएंगे ना। 15 सेब खरीदने का मतलब कितना रुपये होगा, 6 रुपये होगा, ठीक है। 6 रुपये क्यों होगा, कैसे निकल के आया 6 रुपये, क्योंकि एक सेब अगर आप लेते हैं तो 40 पैसा देना पड़ रहा है। तो अगर आप 6 सेब लेंगे, यानी 15 सेब लेंगे, ठीक है, अगर आप 15 सेब लेंगे तो एक सेब की कीमत 40 पैसा है, तो 15 सेब लेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी 600 पैसे। 600 पैसे होने का मतलब है आपका 6 रुपये, यानी आपने 6 रुपये में 15 सेब को खरीद लिया। अब बचा 4 रुपये, जो 4 रुपये बचा है उसको आप संतरे को खरीदेंगे, संतरे को आप उसको खरीदने पर खर्च करेंगे। तो संतरा आपने 40 ले लिया, 40 संतरा लेने पर आप कितना रुपए दिए, 4 रुपये। कैसे निकल के आया 4 रुपये, क्योंकि संतरा तो 10 पैसा है, यानी एक संतरा लेंगे तो आपको 10 पैसा देना होगा। तो यहाँ पे आप कितना संतरा ले रहे हैं, 40 संतरे को आप 10 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पैसा आएगा। 400 पैसा होने का मतलब होता है 4 रुपये। कहने का मतलब अगर आप 15 सेब लेंगे तो आपको 6 रुपये देना होगा, 40 संतरा लेंगे तो आपको 4 रुपये देना होगा। इस प्रकार से 6 और 4 10, यानी 10 रुपये उसके ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर वो 10 सेब लेता है, ठीक है, अगर वो 10 सेब लेगा तो एक सेब की कीमत कितनी है, 40 पैसा है, तो 10 सेब लेगा तो 10 चौका 40, यानी 4 रुपये खर्च करेगा वो। तो जाहिर सी बात है 6 रुपये बचा, संतरे को खरीदेगा और 6 रुपये दे देगा। इस प्रकार से उसका 10 रुपये खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करें अगले की, तो फिर मान लीजिए ये कम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि वो 5 सेब खरीदे। अगर वो 5 सेब खरीदता है तो उसको संतरा ज़्यादा खरीदना होगा, यानी 80 संतरा खरीदना होगा। अच्छा जी, अगर वो 5 सेब लेता है तो उसको कितना रुपए देना होगा, 2 रुपये। क्यों, क्योंकि एक सेब का मूल्य 40 रुपये 40 पैसे, तो 5 अगर वो सेब खरीदता है तो 5 चौका 20, यानी 2 रुपये। 80 संतरे ले रहा है, चूँकि एक संतरा 10 पैसे का मिल रहा है, तो 80 संतरा कितने मिलेगा, 8 रुपये का। इस प्रकार से वो 10 रुपये इसका पूरा खत्म हो जा रहा है। आगे कम्बिनेशन की बात करते हैं, और वो कम्बिनेशन क्या कर सकता है, हो सकता है कि वो सेब ले ही ना, ठीक है, वो हो सकता है केवल संतरा ही ले, पूरा का पूरा अपना 10 रुपये संतरे पर ही खर्च कर दे। तो अगर वो पूरा का पूरा अपना पैसा 10 रुपये संतरे पर ही खर्च करता है तो उसको कितना संतरा मिलेगा, 100 संतरा मिलेगा, ठीक है। यानी टोटल आपने कितना एक्सपेंड किया है, टोटल आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, खर्च किया है 10 रुपये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वस्तु यहाँ पे दी गई है, यानी 2 वस्तु, उन 2 वस्तुओं पर कोई भी कंज्यूमर है उसके पास 10 रुपये है, 10 रुपये का इन वस्तुओं के अलग अलग कम्बिनेशन पर वो खर्च कर दे रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम इसको एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, एक रेखा चित्र पर आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो बजट लाइन, जो बजट रेखा बनता है या कीमत रेखा बनता है, वो किस प्रकार से डिजाइन होता है, किस प्रकार से बनता है इस तालिका के माध्यम से, ठीक है। एक बात तो आपको क्लियर हो गया कि अगर वो 10 रुपये से सेब को खरीदना चाहेगा तो मैक्सिमम 25 सेब खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि उसके ज़्यादा उससे बजट में होगी ही नहीं। और अगर वो संतरे को खरीदना चाह रहा है तो संतरे की मैक्सिमम वो कितनी यूनिट ले सकता है, 100 संतरा ले सकता है, यानी उसके पास 100 क्या लेगा, संतरे लेगा। तो आप यहाँ पे देखिए रेखा चित्र आइए, रेखा चित्र को समझिए ध्यान से, ठीक है। अब ये रेखा चित्र है आपका, ठीक है। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि नीचे आपको सेब दिखाया गया है, ऊपर इस लाइन में यानी वाई अक्ष पर आपको संतरा और ओ एक्स अक्ष पर आपका सेब दिखाया गया है। अब सेब की मैक्सिमम कितनी यूनिट ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 यूनिट, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और संतरे को कितना ले सकता है, यहाँ पे 100, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा संतरे को 100 संतरा खरीद सकता है और 25 ज़्यादा से ज़्यादा सेब खरीद सकता है। जो आर और यस है ये इसका बजट लाइन है, बजट रेखा है, कीमत रेखा है, ठीक है। चाहे हम बजट लाइन बोले चाहे कीमत लाइन बोले, सब दोनों एक ही है। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आर एस है,
ये आपका बजट लाइन है। तो इस बजट लाइन के अंदर ही कोई भी कॉम्बिनेशन वो चुनाव कर सकता है, चाहे तो वो 5 सेब ले और इसमें से कोई और संतरा ले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 सेब ले रहा है तो आपको 80 संतरा लेना पड़ रहा है, ठीक है। अगर वो हो सकता है कि अगर वो 15 सेब ले तो 15 सेब के साथ उसको कितना संतरा लेना पड़ेगा, 40 संतरा लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो 25 सेब लेता है तो वो संतरे की कोई भी यूनिट नहीं लेगा, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि आपका जो बजट लाइन है, जो कीमत लाइन है, वो किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि ये जो आपका बजट लाइन है इसका स्लोप भी है, ठीक है। स्लोप का मतलब आप समझ लीजिए पहले इसको अपनी भाषा में, ठीक है। जैसे होता है ना कि जब भी हम बाइक लेके निकलते हैं मार्केट में या कहीं भी निकलते हैं तो हम ऐसे बहुत सारी जगहों को देखते हैं जहाँ पर आपकी जो सड़क है वो ढाल होता है, यानी आप ऐसे जा रहे हैं सीधे, आपको ऐसे जाना पड़ रहा है, तो यानी एक प्रकार से आपका ढाल है, वही तो आपका स्लोप है ना। तो यहाँ भी इसकी कुछ ना कुछ ढाल होगी भाई, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ स्लोप होगी, कुछ ना कुछ ढाल होगी। गाड़ी अगर आप मान लीजिए ऐसे चला रहे हैं तो ऐसे आएंगे तो ढाल ही पर ना जाएंगे, तो ये आपका बजट लाइन है, इसकी भी कुछ ना कुछ ढाल होगी, ठीक है। ये बजट लाइन है, इसका अगर हमें ढाल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जो बजट लाइन है आपका उसका ढाल निकालने के लिए यानी ओ एक्स अक्ष पर जो यूनिट दी गई है उसकी कीमत को और जो ओ वाई अक्ष पर जो यूनिट दी गई है उसकी कीमत को, यानी सेब की कीमत और संतरे की कीमत, ठीक है, इन दोनों का अनुपात हो जाता है इसका ढाल, ठीक है। ढाल को समझिए फिर से, बजट रेखा का ढाल कैसे निकलेगा, पी एक्स यानी जो एक्स अक्ष पर आपका यूनिट दिया गया है उसकी कीमत यहाँ पे रखेंगे, और पी वाई का मतलब है कि जो आपका ओ वाई अक्ष है उस पर जो भी आपका वस्तु दी गई है उसकी कीमत, इसको नीचे रख देंगे। तो इस प्रकार से बजट रेखा का ढाल निकल जाता है। एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इससे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो आपका तटस्थता वक्र है, आईसी कर्व है, उसके क्या हैं विशेष रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, एक पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में, एक पूर्ण पूरक वस्तु के संदर्भ में। अगर पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की बात करें इसका जो आकार होता है वो सीधी रेखा में होता है, और अगर पूर्ण पूरक वस्तु की बात करें इसमें जो तटस्थता वक्र होता है उसका जो शेप होता है, उसका जो आकार होता है वो समकोणीय आकार का होता है। आप देखते हैं कि ये जैसे यहाँ से आ रहा है ऐसे आ रहा है तो ये समकोण बन रहा है, ऐसे ही समकोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। फिलहाल के लिए आपको समझना है कि यहाँ पर जो तटस्थता वक्र है उसका शेप कैसा है, समकोणीय है, ठीक है। और कैसे हो सकता है, आप देख रहे हैं यल शेप में बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, यल तो ऐसे ही बनता है भाई, यल ऐसे ही बनता है ना, एक बार आप देख लीजिए यल तो ऐसे ही बनता है ऐसे, ठीक है। जब ये अल ऐसे बनता है तो ये भी ऐसे बनना है। तो आप कह सकते हैं कि जो पूर्ण पूरक वस्तुएं होती हैं उनके संदर्भ में जो आपका तटस्थता वक्र होता है उसका शेप एल जैसे होता है, ठीक है। अब और तीसरी चीज़ मैंने क्या बात करी थी, कीमत रेखा की बात करी थी। कीमत रेखा किसे कहते हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। कीमत रेखा क्या होती है, कीमत रेखा ऐसी रेखा होती है जिस पर 2 वस्तु का संयोग होता है और उन संयोगों को कोई भी उपभोक्ता उनके पास जो भी इनकम है उस इनकम को पूरा खर्च करके उन संयोगों को वो खरीदता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसको जो कीमत रेखा है इसको उपभोग संभावना रेखा भी बोलते हैं। जैसा कि किसने कहा है, उपभोग संभावना रेखा प्रोफेसर सैमुअल्सन सर ने कहा है, और इसको स्ट्रेगलर सर ने बजट रेखा कहा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि जो उपभोग संभावना रेखा है ये क्यों कहा है, ठीक है, इसके पीछे तथ्य क्या है, क्या लॉजिक है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उपभोग संभावना रेखा यानी उपभोग की कितनी संभावना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि उपभोक्ता के पास 10 रुपये था तो 10 रुपये से वो मैक्सिमम 25 से खरीद पा रहा था और संतरे की 100 यूनिट खरीद पा रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये पता चल गया है कि उसका जो कंज्यूमर यानी उपभोग करने की कैपेसिटी वो कितनी है, कितनी संभावनाएं बन सकती है उपभोग करने की, ये यहाँ पर निकल के आता है। यानी वो मैक्सिमम कितने 25 सेब का उपभोग कर सकता है, जो पॉसिबल है, जो संभावना है जिसकी, और यहाँ पर ये मैक्सिमम कितनी संतरे ले सकता है, 100 संतरे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उपभोग की संभावना है वो निकल के आती है। इसीलिए प्रोफेसर सैमुअल्सन सर ने इसको क्या बोला है, उपभोग संभावना रेखा बोला है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कीमत रेखा में किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। उपभोक्ता की कीमत रेखा में यानी जो आपकी कीमत रेखा है उसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जब उपभोक्ता की आय है
उसमें परिवर्तन हो जाए, जबकि दोनों वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो फिक्स रहें, वो समान रहें, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। तो समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक डायग्राम है, इस डायग्राम में ये x है, यहाँ पे O है, यहाँ पे y है, ठीक है। ये आपका OX अक्ष है, ये आपका OY अक्ष है। हम मान लेते हैं कि आपका बजट लाइन इस तरीके से है। अभी फ़िलहाल के लिए इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो कंज्यूमर का इनकम है, ठीक है, वो बदल जाता है। अभी कंज्यूमर के पास केवल 10 रुपये था। आपने देखा कि कंज्यूमर के पास अभी कितना रुपए था, 10 रुपये था। 10 रुपये से वो चीज़ सेब की वस्तु खरीद रहा था और 100 संतरा खरीद रहा था। लेकिन मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम बदल जाए, कंज्यूमर के पास 10 रुपये से बढ़ करके 12 रुपये हो जाए। अगर वो 12 रुपये कमाने लगे, ठीक है, मान लीजिए उसकी इनकम यानी आय कितनी हो गई अब, उसकी आय मान लीजिए आपकी हो गई अब 12 रुपये, ठीक है। अगर वो 12 रुपये उसकी इनकम हो गई तो वो सेब को कितना खरीद सकता है, ठीक है, और संतरे को कितना खरीद सकता है। अगर वो सेब की बात करें तो सेब कितना था, 40 पैसा था, 40 पैसा पर सेब था, और ये कितना था, 10 पैसा पर सेब था, ठीक है। अगर वो सेब को 40 पैसा पर सेब खरीदता है, 12 रुपये में कितने सेब खरीद सकता है वो, 30 सेब खरीद सकता है। कितनी सेब, 30 सेब खरीद सकता है। और इसको कितने खरीद सकता है, 120। 30 सेब कैसे खरीद सकता है, क्योंकि 30 से अगर मल्टीप्लाई आप 40 में करेंगे तो 1200 पैसे आएंगे। 1200 पैसे का मतलब 12 रुपये खर्च कर देगा 30 सेब को खरीदने में। और 10 पैसे के हिसाब से अगर वो खर्च करेगा संतरे पर, तो पहले जहाँ पर वो 10 रुपये होने की वजह से, यानी उसकी इनकम 10 रुपये थी, तो वो 100 संतरा खरीदता था। और यहाँ पे 10 पैसे की वजह से, यानी 10 पैसा पर संतरा है, तो यहाँ पे 12 रुपये उसकी इनकम होने की वजह से वो संतरे की 120 यूनिट को खरीद पाएगा। कहने का मतलब अगर वो पहले इतना यानी PQ के बराबर खरीद रहा था, और मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि वो पहले खरीद रहा था 25 और ये 100, ठीक है, 25 100 खरीद रहा था। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ ऊपर, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि उसकी इनकम बढ़ गई, 10 से 12 रुपये हो गया। जब उसकी इनकम 12 रुपये हो गई तो जाहिर सी बात है वो सेब की कितनी यूनिट खरीदने लगा, 30। तो यहाँ पे वो 30 कर देगा और यहाँ पे कितना कर देगा, 120। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है जबकि दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं, तो उस केस में आपका जो बजट लाइन है, जो कीमत रेखा है, वो इसी यानी PQ जो आपका बजट लाइन है उसके पैरेलल ऊपर की तरफ खिसक रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आगे हम बात करते हैं कि जो दूसरा तत्व है वो किस प्रकार से बजट लाइन को परिवर्तित कर रहा है। जो आपका दूसरा है वो है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब है जब आप एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु की कीमत भी स्थिर होनी चाहिए और उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। तो जो परिवर्तन होगा कीमत रेखा में वो किस तरीके से होगा, इसको आप समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपका डायग्राम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे O है, यहाँ पे y है, ठीक है। और इसको आप ना बार बार बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ 2-4 बार आप बनाएंगे, जैसे कहीं पे आप बैठे हैं ना, तो बैठे बैठे ही आप इसको अपने माइंड में चलाते रहिए और खटाखट क्या करिए, रफ और पेन रखिए, नहीं तो कहीं ऐसे ही बैठे हैं ऐसे ही ज़मीन पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको सीखना है, सीखने का कोई पार्टिकुलर स्पेस नहीं होता है, जहाँ कहीं भी आप वहीं सीखते रहिए, ठीक है। मतलब सीखने का काम बंद नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आते हैं, ये आपका डायग्राम है। अब आपको दिखाना है कि आपकी कीमत, एक वस्तु की कीमत स्थिर है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, जबकि आपकी इनकम भी स्थिर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो सेब है, जिसको आप कह सकते हैं कि X वस्तु है, यहाँ पे आपका संतरा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि आप पहले इतना खरीदते थे, ये आपकी बजट लाइन थी, ठीक है, यानी आप 100 संतरा खरीदते थे और यहाँ पे 25 सेब खरीदते थे जब आपकी इनकम 10 रुपये थी। तो जैसे मान लीजिए कि ये सेब की कीमत उस समय जब आप 25 सेब खरीद रहे थे तो 40 पैसा पर सेब था, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि वहीं पर जो सेब की कीमत है वो 40 पैसा पर सेब ना होकर के केवल 20 पैसा ही हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर 20 पैसा होगा, आप सेब की जो कीमत है घटी, तो जिसकी वजह से आपका जो कीमत रेखा है वो बदल जाएगा। कैसे, आपका जो कीमत रेखा है वो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब कि आप संतरे की इतने ही यूनिट ले पाएंगे, सेब की यूनिट को आप बढ़ा देंगे, आपकी सेब की यूनिट कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। मतलब कि आपका जो कीमत रेखा है, पहले आपका अगर इसको हम P मान लें, इसको Q मान लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा
पी क्यू डैश। तो क्या हुआ, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जबकि दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहे और उपभोक्ता की आय स्थिर है, उस केस में अगर यह जो सेब की मात्रा है वो क्या है, बढ़ जाती है। कब, जब सेब की कीमत घट जाती है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि आपका जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, भाई वो संतुष्ट किस जगह होगा, किस जगह पर उसको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ पे संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे अब यहाँ पे कोई भी कम्बिनेशन लेने की और ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं, ठीक है, कि उपभोक्ता किस प्रकार से संतुलित होता है। उपभोक्ता के संतुलन को करने के लिए पहली चीज़ तो आपको तटस्थता वक्र काम आएगी। तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व, और जो आपको दूसरी चीज़ निकल के आएगी वो आएगी कीमत रेखा। कीमत रेखा, ठीक है। ये आपके दो उपकरण हैं, इन्हीं दोनों टूल्स से, इन्हीं दोनों उपकरणों से जो कंज्यूमर होगा वो इक्विलिब्रियम में आएगा। समझते हैं कि कैसे। पहला कंडीशन क्या है, इन्हीं का सहारा लेके पहला कंडीशन निकल के आता है। जो पहला कंडीशन है वो आपका जो शर्त है, ठीक है, यानी कंडीशन मतलब शर्त। तो पहला शर्त ये है, किसी भी उपभोक्ता को संतुलित होने के लिए बजट लाइन जो है वो तटस्थता वक्र को स्पर्श करे। जिस बिंदु पर बजट लाइन तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है उस बिंदु पर उपभोक्ता साम्य हो जाता है, यानी उपभोक्ता क्या होती है, संतुलित अवस्था में हो जाता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। अब इस पर सेब हो गया और इस पर संतरा हो गया। अब आपको ये देखना है कि जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में यही बताया जा रहा है कि जो आपका बजट लाइन है वो तटस्थता वक्र को स्पर्श जिस बिंदु पे करेगा वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। जैसे कि आपका एक तटस्थ वक्र IC1 हो गया, IC2, IC3 है, इस पर भी कोई भी कंज्यूमर होगा उसको भी एक समान संतुष्टि होगी सेब और संतरे की यूनिट से। और ये जो आपका तटस्थ वक्र है यानी IC2, इस पर भी एक समान संतुष्टि होगी, वो किसी भी बिंदु को अगर लेगा। और IC3 पर भी कोई भी कंज्यूमर अगर कोई भी स्पेशली या फिर कोई भी बिंदु लेगा उसको एक समान संतुष्टि होगी सेब और संतरे की यूनिट लेने पर। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट भी क्या है, टच कर रही है तटस्थ। जो आपका ए यानी IC1 है यानी IC फर्स्ट, वो क्या कर रही है, इस बजट लाइन को ए बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है, या एक प्रकार से क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसको मिल रही है। और यहाँ पर भी बी पॉइंट भी मिल रही है। क्या ए और बी यहाँ पर जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसको इक्विलिब्रियम मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? इसका रीज़न जान लीजिए कि ए और बी पर कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर वो सेटिस्फैक्शन या उसको क्या कहते हैं, वो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पता भी है कि जो तटस्थता वक्र होती है उसके गुण होता है, क्वालिटी होती है कि जैसे जैसे तटस्थता वक्र मूल बिंदु से दूर होता जाएगा कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IC1 पर जो मिलेगी आपको संतुष्टि वो IC2 से कम मिलेगी और IC3 पर ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो IC1 पर है यानी B और A पर जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, साम्य की अवस्था में नहीं आएगा, यानी संतुलन की अवस्था में नहीं आएगा, कुछ भी बोल दें। अब जब यहाँ पे नहीं आएगा तो हम IC2 पर जाते हैं। IC2 पर सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर आप देख रहे हैं जो पहला कंडीशन वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, आपके बजट में भी है। और दूसरी चीज़ ये आपका जो IC कर्व है वो IC कर्व इस बजट लाइन को स्पर्श कर रहा है, किस बिंदु पर, सी बिंदु पर। कहने का मतलब है कि इस सी बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। अच्छा, IC3 पर क्यों नहीं आएगा सर? IC3 तो मूल बिंदु से और दूर है, इसलिए नहीं आएगा IC3 पर, क्योंकि ये तो इसके बजट लाइन से यानी इसके बजट से बाहर है। संतुष्टि तो मिल रही है लेकिन उसके बजट के अंदर भी होनी चाहिए ना, बजट के अंदर है ये नहीं है तो कैसे खरीद पाओगे भाई? मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 1000 की है, आपको पता है कि आपको साइकिल से संतुष्टि कम मिल रही है, ठीक है, लेकिन कार से ज़्यादा मिलेगी, तो आपके पास उतनी बजट भी तो होनी चाहिए। IC3 पर बेशक उसको संतुष्टि हाई मिलेगी लेकिन उसके बजट से बाहर है और ये बजट से कम, बजट से अंदर में है। इस पर क्यों नहीं सिलेक्ट, इस पर क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि इसकी तटस्थता वक्र यानी बजट लाइन को स्पर्श नहीं कर रही है, और दूसरी चीज़ IC1 पर उसको कम संतुष्टि मिलेगी, IC2 पर ज़्यादा मिलेगी। तो कंक्लूजन ये है कि सी बिंदु पर उपभोक्ता साम्य की अवस्था में आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। जो आपका दूसरा कंडीशन है वो क्या बताता है? अच्छा, एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि जो आपका जो तटस्थता वक्र है और जो बजट लाइन है, कीमत रेखा है,
इसके यानी स्पर्श तो करे ही करे, तटस्थता वक्र इस बजट लाइन को स्पर्श करे। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है इसमें कि जो कीमत रेखा का ढाल है और तटस्थता वक्र यानी आईसी कर्व का ढाल है, दोनों बराबर होने चाहिए। कैसे? यानी MRS XY ये आपका किसका ढाल हो गया? ये आपका ढाल हो गया तटस्थता वक्र की, ठीक है। बराबर होने चाहिए किसके ढाल के? ये जो आपका बजट लाइन है, ठीक है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि बजट लाइन का ढाल कैसे होता है, तो आपने यहाँ पे देखा PX/PY। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो पहला कंडीशन है, अब पूरा कंडीशन पहला पूरा फुलफिल हो जा रहा है। जो आपकी तटस्थता वक्र है वो बजट लाइन को स्पर्श भी कर रही है, टच भी कर रही है, और उसके साथ साथ कि जो बजट लाइन, ठीक है, जो बजट लाइन है उसका ढाल और जो तटस्थता वक्र है उसका ढाल दोनों आपस में बराबर है। जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन आपको ये बताती है कि आपका जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। मैं डायग्राम और बना देता हूँ छोटा सा। यहाँ पर आपका सेब है OX अक्ष पर और वो OY अक्ष पर आपका संतरा है। अब यहाँ पर सेब है, यहाँ पे संतरा है, और आप देख रहे हैं ये आपका बजट लाइन है। बजट लाइन को नाम दे देते हैं PQ, और ये आपका पहला तटस्थता वक्र है, ये IC, और इसको मान लीजिए कि इसको IC1 मान लीजिए और इसको IC2 मान लीजिए। आप IC1 को देख रहे हैं, ये IC1 है, छोटा सा है, आप देख नहीं रहे होंगे, फिलहाल मैं बोल दे रहा हूँ। ये IC1 है, इस पर आपका कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपको जो तटस्थता वक्र है वो स्पर्श नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो यहाँ पॉइंट पर कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, उपभोक्ता साम्य की अवस्था में नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे ज़्यादा संतुष्टि इसको IC2 पर मिलेगी। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसको अगर मान लीजिए कि A पॉइंट है, A पॉइंट पर उपभोक्ता साम्य की अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कीमत रेखा है और जो बजट लाइन है वो एक दूसरे का स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर ये साम्य की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन है कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता की जो दूसरी कंडीशन है संतुलित होने की, वो ये है कि बजट लाइन, जब बजट लाइन को तटस्थता वक्र स्पर्श करे तो उसका उन्नतोदर किसके होना चाहिए? मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उपभोक्ता का यानी तटस्थता वक्र IC है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कैसे है, मूल बिंदु से दूर होता जा रहा है, यानी मूल बिंदु के उन्नतोदर नहीं अवनतोदर है। यानी यहाँ पर आपका जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटता हुआ नहीं होगा, बढ़ता हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर ना होकर के A पॉइंट पर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो उपभोक्ता का संतुलन है वो किस सिचुएशन में होगी। उसके लिए दो कंडीशन है, एक बार मैं रिविजन कर दूं। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि आपका जो बजट लाइन है, बजट लाइन तटस्थता वक्र को स्पर्श करे और बजट लाइन का जो ढाल है, तटस्थता वक्र का जो ढाल है, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो यानी साम्य बिंदु है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपका जो तटस्थता वक्र है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।